जी हाँ दोस्तों, मिल गया। यानी कि मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों, कि क्वेश्चन पेपर मिल गया दोस्तों। हिंदी बी के क्लास 12 के जो हिंदी बी के क्वेश्चन पेपर मिल गया हूबहू। यानी कि 2024 के कल जो आपका और परसों जो आएगा आपका 7 और 8 तारीख के जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल गया दोस्तों। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर है, किस हिसाब से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्नों को। तो चलिए आप लोग, कम समय है, बहुत ही कम समय है, तो एक बार से नहीं होता है। तो कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो 30 में 30 आपका बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन पेपर के पहले अपठित बोध रहेगा। अपठित बोध मतलब देखिए यहाँ पर सबसे देखिए, अपने जीवन का लक्ष्य यहाँ पर दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको, जी हाँ दोस्तों, उसके हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको पैसेज पढ़ कर सुनाते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतियों से प्रेरणा लेना चाहिए, यानी कि लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, यानी कि लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ऊंची होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहे। असफलताएं आएगी परंतु बार बार प्रयास करते रहे जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप लोग का कल का एग्जाम में एकदम लक्ष्य जो 30 में 30 आपका लक्ष्य है वो एकदम ला कर रहेंगे। यानी कि जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यानी कि चलिए इसके हम लोग प्रश्नों की ओर जाते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर साफ साफ अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़े किससे प्रेरणा लेनी चाहिए, युवा क्रांतिकारियों से। यानी कि युवा क्रांतिकारियों से हमें क्या लेना चाहिए, तो प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी कि इसी में आंसर है आपका। जी हाँ दोस्तों, इसी में आपका आंसर दिया रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्य ऊंचा होना पर उपलब्धि क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, देखिए कहाँ पर पढ़े, तो हम लोग लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ऊंची होगी। यानी कि उपलब्धि भी की होगी, ऊंची होगी। यानी कि इसमें क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर होगा, यानी कि ऊंची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है, बार बार प्रयास करना। तो कहाँ मिला हम लोग को, देखिए बार बार प्रयास करना हम लोग पढ़े थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बार बार देखिए, बार बार है, बार बार प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यानी कि आपका लक्ष्य को निर्धारित करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलिए देखते हैं। जाग रहा है 5 से 8 तक, इसमें 5 से 8 तक इसी मतलब एक काव्य है दिया हुआ है, जिससे आपको कवि जो दिया कविता दिया हुआ है उससे आपको, जैसे वहाँ पर पैसेज था इसी तरह से कविता का पैसेज दिया हुआ है, इसी से हम लोग को छांट कर लिखना है आंसर को। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमाद्री के सुर भी स्वर्ग की लेता है, हम है शांति दूत, धरनी के छो सभी को देते हैं, वीर परशु माँ की आंखों के हम नवीन उजाले हैं, रतन मन धन तुम पर कुर्बान है, जियो जियो हिंदुस्तान। यानी कि नवीन भारत किसके बारे में बात कर रहा है, नवीन भारत मतलब क्या, आज़ादी का पश्चात भारत, यानी कि आज़ादी के पश्चात के भारत नवीन भारत ना। यानी कि नवीन भारत मतलब क्या हो गया, यानी कि क्या तात्पर्य है कि आज़ादी के जो पश्चात भारत को नवीन भारत कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर देखिए, कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है, तो जो हिंदुस्तान पर कभी क्या करना चाहता है कि हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, तो किस पर करना चाहता है, तो हिंदुस्तान पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर परशु माँ के क्या तात्पर्य, वीर परशु माँ के तात्पर्य है कि मातृभूमि, यानी कि मातृभूमि के लिए, ये मातृभूमि मतलब ही हो गया कि वीर परशु माँ। ठीक है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुरभि का मतलब क्या होता है पर्यायवाची शब्द में, मतलब सुरभि को और क्या कहते हैं, तो सुरभि को कहते हैं आपका जाकर सुगंध कहते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। अब देखिए, अब लेखन, रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार से नहीं होता दोबारा देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, ये एकदम आपको कल मिलेंगे देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, 9 का देखिए, 9 का 3 है, 9 का देखिए, यानी कि रचनात्मक जो है यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि रचनात्मक यद्यपि
प्रकृति प्रदत्त है तो तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है, यानी कि प्रशिक्षण द्वारा हम लोग पोषित कर सकते हैं और शिक्षा द्वारा पोषित कर सकते हैं रचनात्मक अध्यापक को, यानी कि इसमें दोनों होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर आंसर होगा। यानी कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, यानी कि फीचर जो है किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, तो फीचर जो आपको है वह विषय प्रदान मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त, यानी कि विज्ञापन में जो है किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त की जाती है, तो उसमें देखिए जी हाँ दोस्तों, उसमें होती है व्यवहारिक भाषा उत्पन्न होती है। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, शासकीय पत्रों में क्या आवश्यक है, तो वह है आपका जो व्यक्तिगत शैली आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत शैली आवश्यक है। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अब 13 नंबर देखते हैं। अपने से छोटों के पत्र में क्या संबोधन किया जाता है, यानी कि अपने से छोटों के पत्र, जब हम लोग छोटे के पत्र लिखते हैं तो क्या संबोधन उसमें करते हैं, तो उसमें क्या संबोधन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें चिरंजीवी होने के लिए संबोधन करते हैं ना, यानी कि चिरंजीवी होने के लिए, यानी कि 13 का 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, विचारों के आदान प्रदान के निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। विचारों का आदान प्रदान, यानी कि विचारों को क्या है आदान प्रदान की निम्न परंपरा, यानी कि सबसे प्राचीन परंपरा कौन है, जो विचार को हम लोग क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं, उसका सबसे प्राचीन परंपरा क्या हो गया, तो पत्राचार। यहाँ पर बहुत सारे टेलीफोन तो बहुत फैक्स इंटरनेट ये तो बाद में आया ना, सबसे पहले पत्राचार, यानी कि पत्र मतलब पेपर के वाइज होता था, यानी कि कागज से ही, मतलब जो पहले पत्राचार मतलब कागज छपते थे, उसी से सारा आदान मतलब विचारों को आदान प्रदान करते थे। ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, यानी कि जी हाँ दोस्तों, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना दोस्तों, ये सब सारे आपके एग्जाम में आएंगे। यानी कि संग्राहक और प्रतिपुष्टि, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जनसंचार का प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है, यानी कि जनसंचार का प्रमुख तत्व पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख तत्व पूछा गया, यानी कि इसमें हो जाएगा संग्रह का प्रतिपुष्टि भी होगा, संकेतीकरण और संकेत वाचन भी होगा, स्रोत संदेश और संचार माध्यम भी होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तीनों होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा जनसंचार के प्रमुख तत्व क्या है। आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग याद रखिएगा कितना क्या क्या होता है, संग्रह का प्रतिपुष्टि होना चाहिए, और ये सब प्रमुख तत्व है, ये इसका प्रमुख है कि संकेतीकरण और संकेत वाचन होना चाहिए, स्रोत संदेश और संचार माध्यम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों होना चाहिए। 16 नंबर चलिए देखते हैं दोस्तों, कि पत्रकारिता के जो पत्रकारिता करते हैं कि विषय में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, यानी कि जो पत्रकारिता इसका विषय जो विषय होता है, यानी कि यहाँ पर विकास है, पत्रकारिता का विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, यानी कि पत्रकारिता के विकास में जो मूल भाव सक्रिय रहता है वो होता है जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा जो मूल भाव है वो सक्रिय रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा 16 का 3। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया था, यानी कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया था, तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, यहाँ पर देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही नई संचार भाषा को हम लोग जन्म दे पाए। नेक्स्ट का देखिए क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम मुद्रण का जो प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो मुद्रण जो है वो मतलब छपाई का प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखिए चीन में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रुप सी में आ गया हम लोग। ग्रुप सी में जितने भी क्वेश्चन है सबको देंगे, 19 से 22 तक है। कि तुमने कभी देखा है खाली कोटरों में बसंत का उतरना, यानी कि तुमने कभी देखा है खाली कोटरों में बसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे। यानी कि चलिए इसमें जो आपका पाठ्य पुस्तक से दिया गया है कविता, तो यह प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, यानी कि जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइन इस तरह से दे देंगे आपको और इसी तरह से पूछेंगे, तो आपको एक बार से नहीं लाइन को 2 बार पढ़ लीजिए। देखिए साफ साफ लिखा क्या है, तुमने कभी देखा है खाली कोटरों में बसंत का उतरना, यानी कि बसंत देखिएगा, उसके बाद क्या है, यह शहर इसी तरह खुलता है, इस शहर ये देखिए शहर याद रोज रोज देखिएगा, तो ये किस कविता का रचयिता, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है तो आपको पूछा जाएगा इस तरह से, तो रचयिता कौन है दोस्तों, इसका हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह रचयिता है। देखिए यहाँ पर किन लोगों के खाली कोटरों में बसंत उतरता है, तो किन लोगों के खाली कोटरों में बसंत उतरता है, भिखारियों के खाली कोटरों में क्या होता है, बसंत उतरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति में किस शहर की चर्चा की गई है, अभी हम लोग दिखाए आपको, तो क्या दिखाए हम लोग, बनारस की। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में किसकी चर्चा की गई है, तो बनारस की। ठीक है, बनारस यानी कि 21 का 1। देखिए जी हाँ दोस्तों, रोज रोज में कौन सा अलंकार है, यानी कि रोज रोज में कौन सा अलंकार है, तो वो है आपका जाकर रोज रोज, यानी कि रोज रोज यानी पुनर्विक्त प्रकाश अलंकार, यानी कि
क्या पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, ठीक है दोस्तों, यानी कि रोज रोज मतलब इसमें बार बार हो रहा है ना, तो पुनरावृत्ति है और प्रकाश अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है, कि देवसेना जो है का गीत है तो जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है, वो लिया गया है आपका जाकर स्कंद गुप्त के से लिया गया है, स्कंद गुप्त से। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, देखिए सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस, क्या नाम था, सेल्यूकस नाम था। नेक्स्ट याद रखिए, गीत गाने के दो मुझे, गीत गाने दो मुझे, कभी क्या रोकने की बात, कभी क्या रोकने की बात कर रहा, यानी कि गीत गाने दो मुझे, कभी क्या रोकने की बात कर रहा है, तो देखिए उसमें वेदना को रोकने की बात कह रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है, यानी देश जब आज़ाद होता है तो किसकी कमी दिखाई देती है, तो ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी, यानी कि राजकुमारी जो पद्मावती थी किस द्वीप की राजकुमारी थी, वो थी आपका जाकर सिंघल द्वीप की, क्या कौन सा द्वीप की, तो सिंघल द्वीप की, ठीक है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन को लिए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए हम लोग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन, यदि 40 को टोटल मिलाकर क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो या बंद हो गई हो, तुम्हें चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधरना, तो भी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। यानी कि ये जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है, और ऊपर में जो कविता है किस पाठ का कविता है, मतलब किस पाठ का कविता जो लिखा है वो ऊपर में देखें हम लोग, वो कौन सा कविता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग जानेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं पढ़ने में। तो कविता जो है, क्योंकि कल ही आप लोग का एग्जाम है ना, जी दोस्तों कल ही आपका एग्जाम है, तो आप कविता का नाम उस पर बोलिए, ठीक है। हम तो कविता का नाम नहीं बताए थे, ठीक है, कविता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और ये जो है बता रहे हैं 28 नंबर हो जाएगा कि पोस्तु पंक्ति का पाठ किस पाठ से ली गई, ये जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है, ये जो पंक्ति है आपका जो घड़ी के पुर्जे से ली गई है, किससे, तो घड़ी के पुर्जे से, ठीक है। यहाँ पर घड़ी देखिएगा, यानी कि घड़ी देखकर आप क्या मार दीजिएगा, घड़ी के पुर्जा मार दीजिएगा, ठीक है। इस तरह घड़ी देखिएगा तो घड़ी के पुर्जे को देखकर मार दीजिएगा। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस प्रहार किया है, तो बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने यानी कि पुरानी परंपराओं को प्रहार किया है, रूढ़िवादियों को क्या है प्रहार किया है, अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार किया है, यानी कि इनमें से सभी के ऊपर क्या है प्रहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारे दुखों का कारण क्या है, क्या अंधविश्वास है। हम लोग दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास के कारण, सड़ी गली मान्यता के कारण, नवीन सोच के अवहेलना के कारण, इन तीनों के कारण हम लोग क्या होते हैं, दुख के कारण है ये सब, ठीक है, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है, इन पंक्तियों का अभिप्राय है कि समय परिवर्तनशील है नहीं, यानी कि समय परिवर्तनशील है, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आ गया नहीं है, यहाँ पर होगा, ठीक है। समय का कोई मूल्य नहीं है, समय का अभाव है, यानी कि इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, यानी समय परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि समय परिवर्तनशील है, समय का कोई मूल्य नहीं है, समय का मूल्य है, और समय का अभाव है, समय का बहुत ही अभाव है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, समय का अभाव है, हाँ बहुत ही अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था, यानी कि किस लेखक के घर को देखा, जैसे शुक्ला जी है कहाँ गए थे, काशी गए थे, किसमें, तो बारात में गए थे। हम लोग भी बारात में जाते हैं ना, बारात में खाने में बड़ी मस्त लगता है ना जी, बहुत ही लाजवाब होता है बाराती में खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो शुक्ला जी जब काशी बारात में गए थे किस लेखक के घर को देखा था, तो 32 का हो जाएगा 2, यानी केदारनाथ के लेखक के घर को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिकोत्सव का मुख्य कारण कौन था, यानी कि वार्षिकोत्सव का मुख्य कारण जो था आपका जाकर हो जाएगा इसमें, तो बालक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविदिया का नाम क्या था, संविदिया का नाम क्या था, संविदिया का नाम था उसका तो हरगोविंद नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोमड़ी, यहाँ पर देखिए लोमड़ी जो है, लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाना क्या कारण था, यानी कि लोमड़ी का शेर
ये लोमड़ी जो है शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाना क्या कारण था, यानी कि क्या उसका कारण था, वो रोजगार का दफ्तर, यानी कि रोजगार के दफ्तर के कारण ही लोमड़ी जो है शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले गए थे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है क्या, एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, तो वो कर्तव्य होता है कि मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विश्रांति प्रदान करना, यानी कि इनमें से सभी होगा जी। यानी कि मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना और मानसिक विश्रांति प्रदान करना, यानी कि साहित्य का प्रमुख या अच्छे प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, सूरदास को किसमें विश्वास था, यानी कि सूरदास को किसमें विश्वास था जी, तो इसमें था पुनर्निर्माण में। किसमें था, पुनर्निर्माण। और रूप सिंह के गांव का क्या नाम था, यानी कि रूप सिंह के गांव का नाम था आपका माही नाम था, याद रखिएगा। रूप सिंह के गांव का नाम माही, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से, तो उसको महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग क्या कहते हैं जी, माही कहते हैं ना। महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिएगा ना, तो माही कहते हैं कि नहीं, तो माही से रूप सिंह का जो गांव का नाम क्या था, माही था। बिस्कोहर को माटी, यानी कि बिस्कोहर के माटी पाठ के लेखक कौन, क्या नाम है, यानी कि बिस्कोहर के पाठ माटी जो है उसमें पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जो है बिस्कोहर के माटी को लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिपाठी यहाँ पर देखिए, पाठी और माटी, यानी कि पाठी और माठी देखिएगा तो इसको मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, 40 नंबर देखिए और अंतिम क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में कल आपको 30 में 30 जो है ला पाएंगे आप लोग। तो अपना मालवा खा उजाड़ सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया था, इनके अपना मालवा खा उजाड़ सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया था, तो संदेश दिया था आपका जाकर पर्यावरण के प्रति लोगों के सचेत किया जाना, यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया जाए, यह अपना क्या दिया थे, लेखक ने संदेश दिया था। इसी के साथ हमारा 40 के 40 क्वेश्चन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आप लोग को इस अच्छे बेस्ट ऑफ लक, कल आप लोग आसानी मतलब अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSC।